नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत थार्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत, थार्नडाइक बॉन्ड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थार्नडाइक की मान्यता है कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं। इनमें से एक तत्व या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक का कार्य करते हैं। ये उत्तेजक या उद्दीपन प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार एक उद्दीपक का एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जो भी इस उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी इस उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इन संबंधों में या इन संयोगों का रूप इतना मजबूत हो जाता है कि थार्नडाइक ने इसे कनेक्शन या बंध या बॉन्ड शब्द का प्रयोग किया है, और इसीलिए हम थार्नडाइक के सिद्धांत को बंध सिद्धांत, कनेक्शन भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने इस सिद्धांत को कुछ अन्य नाम भी दिए हैं, जैसे संबंधवाद, हर्ष दुख विषाद, हर्ष दुख सिद्धांत, प्लेजर पेन प्रिंसिपल, प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थार्नडाइक ने प्रयत्न और भूल द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर बताया। प्राणी किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयत्न करता है और इस प्रकार वह बार बार गलतियां करता है और समय भी काफ़ी लगता है। बार बार प्रयास करने पर वह सफल और लाभप्रद क्रियाओं को अपनाता चलता है और असफल एवं व्यर्थ की क्रियाओं को छोड़ता चलता है। अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्राणी हर बार के प्रयास, उसकी त्रुटियों की संख्या कम होती चली जाती है और अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ही सफलता प्राप्त कर लेता है। अब आप जानते हैं थार्नडाइक का पहला प्रयोग। थार्नडाइक के आज हम अध्ययन करेंगे 3 प्रयोगों का, 3 एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सबसे पहले प्रयोग नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 1। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए थार्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर कई प्रयोग किए। एक प्रयोग में उसने एक भूखी बिल्ली को एक जालीदार उलझन बॉक्स में बंद कर दिया। जैसे इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं, बंद कर दिया। इस पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार लगाया गया था कि उसकी चटकनी दबने पर दरवाज़ा खुल जाता था। इस पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया गया। यह मछली का टुकड़ा पिंजरे की जाली में से बिल्ली को दिखाई देता था।
भूखी बिल्ली के लिए वह मछली का टुकड़ा एक उद्दीपक था। इस उद्दीपक को देखकर भूखी बिल्ली उस टुकड़े को देखकर व्याकुल हो गई और उसने खाने के लिए बाहर निकलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। उसने पिंजरे के बाहर निकलने के प्रयास शुरू कर दिए। पिंजरे की स्थिति को न जानने के कारण बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारती, कभी वह दरवाजे को, कभी अपने पंजों से खरोचती, तो कभी हिल सकने वाली वस्तुओं को धक्का देती। संयोगवश उसका पंजा चटकनी पर पड़ गया, जिसके दबाव से चटकनी दब गई और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खाकर अपनी भूख शांत की। यह बिल्ली पर अनेक बार दोहराया गया। हर बार दरवाज़ा खोलने में होने वाली त्रुटियों की संख्या कम होती गई और अंततः एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब बिल्ली बिना किसी त्रुटि किए प्रथम प्रयास में दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई। और इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया, उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया और बिल्ली पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। तो ये था पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग जानते हैं हम। थार्नडाइक ने अपना दूसरा प्रयोग चूहों पर किया। चूहों पर किया गया यह प्रयोग भूल भुलैया द्वारा सीखना कहलाता है। इस प्रयोग में थार्नडाइक ने विलायती चूहों को लिया। उसने एक भूखा चूहा लिया और उसे भूल भुलैया के आरंभ में रख दिया। भूल भुलैया के अंत में कुछ खाना रख दिया। चूहे को खाने तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया में से रास्ता ढूंढना था। उपरोक्त व सही रास्ता एक था। अनुपयुक्त रास्ते अनेक थे जो अंधेरी गली में समाप्त हो जाते थे। कुछ प्रबंध ऐसा किया गया कि जब चूहा भूल भुलैया में गलत रास्ते पर जाता तो उसे बिजली का धक्का लगता था, और उपयुक्त रास्ते पर धक्का नहीं लगता था उसे खाना भी मिल जाता था। पहली बार चूहे ने गलती की, वह इधर उधर भटकता रहा। प्रयत्नों के माध्यम से उसने ठीक रास्ता ढूंढ निकाला और खाना प्राप्त कर लिया। दोबारा जब उसे भूल भुलैया में रखा गया तो उसने कम गलतियां की। ऐसा कई बार करने पर उसने गलत रास्तों को छोड़ दिया और उपयुक्त रास्ते से जाना सीख लिया। चित्र में दिखाया गया है कि प्रयोग संख्या 2 को किस प्रकार से थार्नडाइक ने अपनाया। वही जानते हैं अब हम प्रयोग संख्या 3। अब प्रयोग संख्या 3 में, इस प्रयोग में थार्नडाइक ने फंडुलस मछलियों के लिए एक शीशे का टब लिया। जिसके बीच में टब के 2 बराबर भाग करती हुई एक शीशे की दीवार भी थी, जिसमें से उसका आधा भाग एक भाग से दूसरे भाग में जा सकती थी। स्वभाव से फंडुलस मछली छाया में रहना अधिक पसंद करती है। अब शीशे जैसे चित्र में हम देखेंगे तो दूसरे भाग में जा सकती थी। स्वभाव से फंडुलस मछली छाया में रहना अधिक पसंद करती थी, इसीलिए अब शीशे के टब में पानी भरकर इसे इस प्रकार रख दिया गया कि इसका आधा भाग छाया में रहे और आधा भाग धूप में। मछलियां धूप वाले हिस्से में रखी गईं। उन्होंने छाया वाले भाग की ओर जाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। बार बार प्रयास करते रहने पर मछलियां शीशे की दीवार के मध्य बने छिद्र को ढूंढने में सफल हो गईं, जैसे दिखाई भी दे रहा है चित्र में। और एक एक करके इस छिद्र में से गुजरकर छाया वाले भाग में पहुंच गईं। इस प्रयोग के प्रथम प्रयास में छाया वाले भाग तक पहुंचने में मछलियों ने अधिक समय लिया। फिर ये समय धीरे धीरे कम होता चला गया और एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब मछलियां धूप वाले भाग से बिना समय गवाए तुरंत ही छाया वाले हिस्से में कतार लगाकर पहुंचने लग गई। तो इस प्रकार से 3 प्रयोग
थार्नडाइक ने किए। एक प्रयोग और भी है जो उन्होंने ह्यूमन बीइंग पर भी किया, जिसको हमने गोपाला स्वामी ने मानव प्राणियों में प्रयास और त्रुटि का प्रदर्शन मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंटल के माध्यम से भी किया है। अधिगम में प्रयोगकर्ता से कहा जाता है कि वह तारेनुमा आकृति के प्रतिबिंब को शीशे में देखकर चित्रित करे, न कि तारे को प्रत्यक्ष में देखकर। प्रयोगकर्ता के हाथ की क्रियाएं भी दर्पण में ही दिखाई पड़ती हैं, प्रत्यक्ष नहीं। पर्यवेक्षण प्रयोगकर्ता के हाथ की क्रियाओं का निरीक्षण करता है और तारे की आकृति को बनाने में लगा समय व की गई त्रुटियों को नोट करता है। पहले 6 प्रयासों में अभ्यर्थी दाएं हाथ से आकृति बनाता है और इस प्रकार बाद के 6 प्रयासों में बाएं हाथ से। इस संबंध में 2 ग्राफ खींचे जाते हैं जिन्हें हम टाइम कर्व और एरर कर्व कहते हैं। ये वक्र प्रयास और त्रुटि अधिगम की सामान्य विशेषताएं दर्शाते हैं। अपने मूल प्रयोग में गोपाला स्वामी ने इस उपकरण में ऐसी व्यवस्था की कि आकृति को बनाने में अभ्यर्थी की समस्त क्रियाओं का लेखा जोखा तुरंत मिल जाता है। इस प्रकार समय और त्रुटि दोनों का एक साथ रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाता है। गोपाला स्वामी ने त्रुटियों को 2 वर्गों में रखा, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय त्रुटियाँ। निम्न स्तरीय त्रुटियाँ सतही होती हैं, जिनमें अभ्यर्थी चित्र बनाते समय कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं करता है, जबकि उच्च स्तरीय त्रुटियाँ वे होती हैं जो हमारा मस्तिष्क परसेप्शनल और कॉन्सेप्चुअल स्तरों पर करता है। उन्होंने यह भी देखा कि उच्च स्तरीय क्रियाओं का संबंध बुद्धि से होता है, जबकि निम्न स्तरीय क्रियाओं से संबंधित त्रुटियों में बुद्धि का कोई विशेष संबंध नहीं दिखाई देता है। तो ये थी थार्नडाइक के एक्सपेरिमेंट, जिनमें हमने 3 प्रयोगों को जाना और एक चौथा मानव पर किया गया प्रयोग। तो ये था प्रयास और त्रुटि सिद्धांत या थार्नडाइक के अनुबंध सिद्धांत। धन्यवाद।